हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, कल मैंने आपको करवाए थे आपकी किताब जो है अभिव्यक्ति और माध्यम के जनसंचार चैप्टर नंबर 1 से आपको पहले 4 प्रश्न करवाए थे मैंने। आज बढ़ते हैं पहले 5वें प्रश्न की ओर। तो जो है विशेष लेखन किसे कहते हैं, समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब हम बात करेंगे कि विशेष लेखन क्या होता है। तो देखिए, किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषय पर लिखे गए लेखों को विशेष लेखन कहते हैं। यानी कि सामान्य विषयों से हटकर जब किसी अलग विषय पर लिखा जाता है तो उसे विशेष लेखन कहते हैं। कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, औद्योगिकी, कानून आदि विशेष लेखन के अंतर्गत माने जाते हैं। कौन कौन से? कृषि, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी, कानून आदि ये विशेष लेखन है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इन विषयों पर विशेष लेखन लिखे जाते हैं। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान अथवा बॉक्स निश्चित होता है। विशेष लेखन विषय से संबंधित विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाते हैं। आप कभी न्यूज़पेपर उठाएंगे या मैगजीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन विषयों से रिलेटेड, जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड या खेल से रिलेटेड, मनोरंजन से रिलेटेड क्या होता है, एक अलग से कैबिन बने होते हैं। आपने देखे होंगे कि एक जगह फिल्मी न्यूज होती हैं, एक जगह खेल की न्यूज होती हैं, और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ एक कॉलम बना होता है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स उठाए जाते हैं कि है ना, कि शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या क्या चीजें अच्छी, अच्छे बाल रखने के लिए क्या जरूरी है, आपकी निगाह अच्छी हो इसके लिए क्या, आपकी स्किन ग्लो करे इसके लिए आप क्या क्या करें। तो अलग अलग टॉपिक, स्वास्थ्य से रिलेटेड से टॉपिक लिखा जाता है और वो अलग अलग जो माहिर होते हैं डॉक्टर साहबानों के द्वारा ही वो लिखे जाते हैं। मतलब ये नहीं कि उसपे कोई भी अपनी लेखनी चला देगा, तो उसपे वही लिखेगा जो उस चीज में माहिर है। ठीक है बेटा, तो यही है था आपका जो कि क्या होते हैं, ये सामान्य विषय से हटकर जो विशेष लेखनी चलती है तो उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपका 6वां है, कविता के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए, कविता की कुछ महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिनके बिना कविता संभव नहीं होती। तो ये कौन कौन से बेटा? पहली है भाषा। भाषा कविता का महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कवि अपनी संवेदना और भावनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो भाषा अगर होगी नहीं तो हम वो अपनी संवेदना व्यक्त कर ही नहीं पाएगा दूसरों के सामने। दूसरा है शैली। शैली एज अ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल मतलब कि जो कहने का आपका तरीका है। शैली भी कविता का प्रमुख घटक है। इसके द्वारा कवि अपनी संवेदना को कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। बिंब। बिंब का शाब्दिक अर्थ है शब्द चित्र। इन शब्द चित्रों के माध्यम से ही कविता अपनी कल्पना को साकार रूप प्रदान करता है कवि, और बिंब के बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कविता का मूल आधार है। बिंब क्या होता है बेटा? इसको हम मानसिक चित्र भी कहते हैं, शब्द चित्र कहते हैं, कि जब शब्दों के माध्यम से कुछ चित्र अंकित हो जाता है। यानी कि जब कवि जो कविता कुछ लिखता है, वो शब्द जो उसके होते हैं, हम उन शब्दों को पढ़ते जाते हैं और हमारे सामने उनके अकॉर्डिंग जो चित्र बनते जाते हैं, तो उन्हें हम बिंब कहते हैं। और अगर हमारे सामने हमने कोई कविता पढ़ी और हमारे सामने कोई चित्र नहीं आता तो वो कविता जो है अपने आप में कविता नहीं कहलाएगी। आगे आपका छंद। यह कविता का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, तत्व है, क्योंकि छंद ही कविता को कविता का रूप प्रदान करते हैं। इसके द्वारा ही कविता पद्य की श्रेणी में आती है। तो देखिए बेटा, बड़ा सिंपल है। अगर छंद है, छंद से क्या होता है? लय, ताल, गति, ये सारी चीजें छंद देती है, क्योंकि इसमें मात्राओं की गिनती, यति, गति, इसमें सारी चीजें आती हैं छंद में। और नहीं तो अगर छंद नहीं होगा तो सिंपल बात ही रह जाएगी फिर तो, क्योंकि छंद जो है, जो अलंकार है, वही जो गद्य से कविता को, पद को अलग करती है। तो अगर छंद नहीं होंगे किसी बात में तो वो गद्य ही कहलाएगी। ठीक है, वो फिर एक कहानी बन जाएगी, एक कविता नहीं रहेगी। आगे है बेटा अलंकार। तो अलंकार भी कविता के प्रमुख घटक हैं। यह कविता के सौंदर्य प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ही कविता कामिनी जो है वो खूबसूरत लगती है। जैसे एक औरत
आपने पढ़ा होगा कि अलंकार क्या है। अलंकार का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। तो जैसे स्त्री अपने आप को आभूषण पहन के आज जो सुंदर दिखती है, वैसे ही एक कवि अपनी कविता कामनी को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है बेटा। 7वां प्रश्न है आपका, नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व होता है। नाटक में स्वीकार तत्वों के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। रंगमंच में कभी भी यथास्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता। वर्तमान स्थिति के प्रति असंतुष्ट, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। यही कारण है कि हमारे नाटकों को राम के अपेक्षा रावण और प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप का चरित्र अधिक आकर्षित करता है। मतलब हम स्टेज पर या टीवी पर हम बिल्कुल सीधे साधे कैरेक्टर नहीं देखना चाहते, है ना, कि बड़ा स्वीट सा बॉय है, बड़ी स्वीट सी लड़की है, बेचारी रोटी बनाती है और सारा धंधा करती है, फिर सो जाती है। हमें ऐसे कैरेक्टर्स में मजा आएगा ही नहीं, जो रूटीन के काम करती है, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, किसी के साथ कोई पंगा नहीं, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। हम नाटक क्यों देखते हैं? मजा आता है। ये एकता कपूर के जितने भी सीरियल्स हैं सारे बिना नमक मिर्च के इसके सीरियल होते ही नहीं है। ठीक है। अब मान लो एक सास जो है खाना या बहू खाना बना रही है, तो आपने देखा होगा जैसे ही बहू इधर उधर गई, सास ने बहुत सारा नमक डाल दिया, इसलिए कि हाँ बहू की खिंचाई होगी। सास को नीचा दिखाने के लिए बहू ने कुछ कर दिया। अगर सब कुछ ठीक रहेगा कि हाँ भाई बहू ने खाना बनाया, खाना टेस्टी से सबने तारीफ की, बस बर्तन माज के सब खा पी के सो गए, तो आपने क्या नाटक देखा? उसमें तो मजा ही नहीं आया। मजा तब आता है जब अस्वीकार होती हैं कुछ चीजें। ठीक है। हम कुछ अच्छी चीजों को निगलेक्ट करते कि नहीं, कुछ पंगा हो, कुछ मजा आए, कुछ या तो हंसी ठट्टा हो या लड़ाई हो या टकराहट हो। ठीक है। तो इसीलिए स्टेज पर कंट्रास्ट होता है, कभी भी मैचिंग नहीं होती, कंट्रास्ट होता है। मतलब एक सफेद और दूसरा काला, क्योंकि तभी जो है नाटकों का मजा आता है। ठीक है। क्योंकि जब तक असंतुष्टि नहीं होगी, छटपटाहट या प्रतिशोध, प्रतिरोध, ये सारी चीजें नहीं होंगी, नकारात्मक तत्व अगर नहीं होंगे नाटक में, तो नाटक नाटक ही नहीं कहलाएगा। ठीक है। ये इसमें कोई शक नहीं है बेटा, क्योंकि जब तक मिर्च मसाला ना हो नाटक में, कुछ लड़ाई वाली बात ना हो, तो मजा ही नहीं आता। इसके विपरीत जब किसी भी विचार व्यवस्था तत्कालीन समस्या से किसी नाटक में सहज स्वीकार कर लिया जाता है, वह नाटक अधिक सशक्त और लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं बन पाता। ठीक है। मतलब अगर कुछ दुनिया में कुछ गलत हो रहा है और किसी मान लो नायक ने उसको सहज स्वीकार कर लिया कि नहीं भ्रष्टाचार है, ठगी है, तो ये होती रहेगी, क्योंकि हम उसको सहज स्वीकार, हम आम जनता, हमारे जैसे लोग स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। कि हाँ भाई ठगी है, भ्रष्टाचार है, पैसे दिए बिना काम नहीं होता, तो हम आराम से जेब से निकाल के पैसे दे देते हैं। बल्कि हम खुद ढूंढते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए हमें कि भाई जो पैसे लेके भी हमारा काम करवा दे। ठीक है। ये मोस्टली सबकी फितरत होती है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं, आइडियल होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, फिर भी वो पंजी किसी को नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि हमारा काम बिना दिए भी होना चाहिए। और क्यों नहीं हुआ है इसके पीछे मतलब वो जाते हैं और फिर उसी में ही मजा आता है ना। जब कहीं लड़ाई होती है वो सबके मजे आ जाते हैं, सबको देखते भी कौन किसके साथ किस बात पे कैसे खटपट होगी। तो बेटा ये हमारा ह्यूमन नेचर है, तो ये इसी चीज में एंजॉय ढूंढता है। आगे है आपका 8वां क्वेश्चन बेटा, ड्राई एंकर क्या है। तो देखिए, ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचनाएं देता रहता है। क्या है? ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नजर नहीं आने तक, ठीक है, यानी कि जो शूट किया हुआ है, जो खबर से रिलेटेड जो वीडियो बनाई गई है, जब तक कि वीडियो आ नहीं जाती, ठीक है, तब तक जो एंकर है वो खुद ही वो बोलता है, उसका चेहरा दिखाते रहते हैं और वो उससे रिलेटेड खबरें पढ़ता रहता है। कब तक पढ़ता रहता है? जब तक कि उससे रिलेटेड कोई जो वीडियो है वो स्क्रीन पर नहीं दिखा दी जाती, उसे हम कहते हैं ड्राई एंकर। ठीक है बेटा। एक 9th क्वेश्चन है, बस यही कराऊंगी आपको। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? तो उल्टा पिरामिड शैली क्या है बेटा? पिरामिड की आपने शेप देखी होगी, कैसी होती है पिरामिड की शेप? जैसे ट्राइंगल होता है ऐसे उसको जस्ट आप उल्टा कर दीजिए इस टाइप से, ठीक है। तो क्या है ये? इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य तथा जानकारी दी जाती है तथा बाद में कम महत्वपूर्ण बातें देकर
समाप्त कर दिया जाता है। इसकी सूत्र उल्टा पिरामिड जैसी सूरत लिखा है बेटा, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। इसकी सूरत उल्टा पिरामिड जैसी होने के कारण इसे उल्टा पिरामिड से लिखा है। देखिए बेटा, जैसे ये ट्रायंगल होता है ना एक, ये ऐसे ट्रायंगल का मुंह आप नीचा कर दीजिए तो उसको हम उल्टा पिरामिड जैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो या फिर जैसे ट्रायंगल होता है, इसमें क्या रहता है बेटा कि उल्टा पिरामिड होता है ये, इसमें जो लंबी बात है, जो मेन बात है, वो पहले कह दी जाती है इस टाइप से, बाद में उसको ऐसे ऐसे खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। तब देखिए बेटा, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब हम कोई हेडलाइन पढ़ते हैं किसी चीज की, तो हेडलाइन में क्या आता है? अगर कोई मैच हो रहा है, इंडिया जीती, इंडिया की शानदार जीत, यही होता है ना, तो वो बता दिया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं, फिर नीचे सब हेडलाइन दिया होता है कि इंग्लैंड से जीती। उसके बाद तीसरी स्टेज क्या होती है, फिर वो पूरी डिटेल देते हैं कि कल शाम इसमें फलाने तारीख को इस स्टेडियम पे मैच हुआ, ओपनिंग इसने की, इसने इतने रन बनाए, उसने इतने बनाए, इतने रन बनाए, और इस प्रकार इसने जीत दर्ज की, ठीक है। कहानियों में क्या होता है बेटा, कहानी जो होती है उसमें हम पहले बहुत सारी फालतू की बातें करते हैं और एंड में जाके सारी कहानी का जो निचोड़ है वो हम एंड में दिखाते हैं, समझ गया। तो लेकिन समाचारों में ऐसा नहीं होता, इसमें उल्टा पिरामिड चलता है। इसमें पहले ही जो बढ़िया बात है वो कह दी जाती है, ताकि हेडलाइन पढ़कर ही जो है पाठक है वो आकर्षित हो जाए, ठीक है। अब किसी का हेडलाइन हो कि फलाने एक्टर ने अपनी पत्नी को दिया तलाक, फटाफट देखेंगे भी किसने दे दिया, फिर पढ़ेंगे क्यों दिया, किसके चक्कर में पड़ा, कि हाँ भाई जो उसने इस फिल्म के बाद ये हुआ वो हुआ, फिर उसकी पूरी कहानी होती है। यानी कि जो मेन टॉपिक होता है समाचारों का, वो सबसे पहले कह दिया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहले दी जाती है, बाद में जो कम महत्वपूर्ण बातें हैं वो बातें कहकर अपना बात खत्म कर दी जाती है। इसीलिए इसे उल्टा पिरामिड कहते हैं, और इसीलिए उसकी जो शक्ल है बेटा वो जैसे उल्टा ट्रायंगल होता है, इसीलिए होती है। क्योंकि उल्टे ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में कि ये यहाँ पे लंबी लाइन रहती है और नीचे बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए आपको एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, बस ये लास्ट इतना ही। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है बेटा, ये 1 नंबर के लिए कई बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो संवाददाता केवल अपने क्षेत्र विशेष से संबंधित रिपोर्टें भेजता है वह बीट रिपोर्टिंग कहलाती है। यानी कि जो संवाददाता, जो रिपोर्टर है, वो अपने ही क्षेत्र की, अपने क्षेत्र विशेष से, यानी कि एक रिपोर्टर अपने खास एरिया से संबंधित खबरें देता है। अगर कोई सपोज करो, अगर कोई एक पर्टिकुलर कैथल से है, या कैथल में भी हुड्डा से है, या फिर वो किसी पर्टिकुलर गांव से है, तो वो उसी जगह की जब खबर देता है, खास एरिया से संबंधित जब खबरें भेजता है, तो उसे हम बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। बीट मतलब एक छोटी सी जगह से संबंधित जब खबरें आती हैं, ठीक है, और वो संवाददाता उस जगह से रिलेटेड होता है और वहीं की खबरें भेजता है, तो उसे हम बीट रिपोर्टिंग कहते हैं। तो बेटा आज हमारे और क्वेश्चन हो गए हैं 10 तक। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का बार बार देखोगे तो हो ही नहीं सकता कि ये प्रश्न आपको समझ में ना आए। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।